तो इंडियन इकोनॉमी के अंदर जैसे कि पहला चैप्टर हम देखते हैं इंडिया ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, कि इंडिया की या भारत की क्या अर्थव्यवस्था की हालत बची थी इंडिपेंडेंट हमारे होने के बाद आफ्टर 1947। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अरिहंत जैन और आज फिर से हम आ चुके हैं अपनी नई वीडियो के साथ, जो कि हमने कहा था कि हम 12th फोकस्ड वीडियो बनाएंगे, 12th के सिलेबस से रिलेटेड वीडियोस। तो 12th के सिलेबस के अंदर हमने जैसा कि देखा कि दो बुक्स हैं, एक है मैक्रो इकोनॉमिक्स और एक है इंडियन इकोनॉमी। तो हम ऐसा चाह रहे हैं, ऐसा करना चाह रहे हैं कि एक चैप्टर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स का लेंगे और एक चैप्टर हम इंडियन इकोनॉमी का लेकर चलेंगे। तो आज हम शुरुआत इंडियन इकोनॉमी से करेंगे और देन आगे के फर्दर डेज में हम उसको स्विच करके अलग अलग दिन में हम उनकी वीडियोस, मैक्रो की एक दिन इंडियन इकोनॉमी की वीडियोस आपके लिए लेके आएंगे। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा सालो। खराब शुरू करते हैं बिना तो इंडियन इकोनॉमी के अंदर जैसे कि पहला चैप्टर हम देखते हैं इंडिया ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, कि इंडिया की या भारत की क्या अर्थव्यवस्था की हालत बची थी इंडिपेंडेंट हमारे होने के बाद आफ्टर 1947। देयर आर थ्री सेक्टर्स मेजरली in that particular time. First is agriculture sector, second is industrial sector and third is foreign sector. अब इन तीनों सेक्टर की उस समय क्या सिचुएशन थी या क्या उस समय हम कंडीशन देखते हैं उस पर्टिकुलर सेक्टर की, वो इस वीडियो में हमें देखने को मिलेगा। अब इंडिया ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस से हमारा कहने का मतलब ये है कि उस समय की भारत की कंडीशन क्या थी जब अंग्रेज हमारे देश को छोड़कर भारत से चले गए। पहले अब यहाँ पे हमें इसकी बैकग्राउंड की एक हिस्ट्री देखना पड़ेगा कि कैसे अंग्रेज यहाँ पर आके एक तानाशाह के तौर पर कन्वर्ट हुए। बिजनेस चालू करने के बावजूद यहाँ पर उन्होंने एक ऐसा मोनोपोली क्रिएट की इन बिजनेस और इन अदर सेक्टर ऑल्सो, कि वो यहाँ पर एक पर्टिकुलर वर्ड जो हम कहते हैं कॉलोनाइजेशन, तो उन्होंने कॉलोनीज बनाना चालू कर दी इंडिया के अंदर और हमें भी उस कॉलोनाइजेशन के अंदर इंक्लूड कर लिया, जैसे कि ब्रिटिशर्स अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में भी करते आए थे। पहले हम इसका बैकड्रॉप ये देखते हैं कि एक डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 1757। इस डेट को हुआ था बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी के अंदर जब हम देखें तो बैटल ऑफ प्लासी के अंदर दो लोगों का युद्ध हुआ था। एक तरफ थे ब्रिटिशर्स और दूसरे तरफ थे बंगाल के नवाब। और जब ये युद्ध हुआ तो इसमें जीत किसकी हुई? ब्रिटिशर्स की जीत हुई और यहां से चालू हुआ उनका शासन इंडिया में बढ़ना। पहले उन्होंने इसी लड़ाई के थ्रू कैप्चर किया बंगाल और धीरे धीरे करके कुछ रीजन्स इंडिया के उन्होंने कैप्चर करना चालू किए। अब यहां पर उन्होंने एक सोच अपनाई जिसको उन्होंने बोला बियरर इकोनॉमी। बियरर इकोनॉमी का मतलब यह कहलाता है कि जब कोई व्यक्ति एक देश के अंदर आकर उसकी अर्थव्यवस्था को टोटली कंट्रोल करने का या मोनोपोलाइज करने का एक माइंडसेट से आता है, उस पर्टिकुलर चीज को हम बोलते हैं बियरर इकोनॉमी। कि एक व्यक्ति जो दूसरे देश से आया है वो इस पर्टिकुलर देश में अपनी पूरी व्यवस्था या अपनी पूरे ऐशो आराम की चीजें इसी देश से गेन करेगा या इसी देश से उसकी इनकम जनरेट करेगा। ऐसी इकोनॉमी वो चाह रहे थे कि हम इंडिया को बियरर इकोनॉमी बना दें। अब चूंकि जैसे हम बोलते हैं कि इंडिया एक सोने की चिड़िया था, तो सोने की चिड़िया मतलब कोई ऐसा नहीं कि हजारों गोल्डन स्पैरो हमारे यहाँ पे घूम रही थी। गोल्डन स्पैरो या सोने की चिड़िया से मतलब यह था कि हमारी इकोनॉमी कितनी रिच थी। जब हम देखते हैं कि हमारे नेचुरल रिसोर्सेज उस टाइम के, हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर उस टाइम का, या बोले फॉरेन सेक्टर ऑल्सो उस टाइम का इतना ग्रोन अप था या इतना आगे बढ़ चुका था कि इंडिया इतना प्रॉस्परस कंट्री हो गई थी कि हमारी तुलना मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन से भी आगे होने लगी थी। तो जब दूसरी कंट्रीज के लोग हमारे इंडिया में विजिट करने आए एज अ ट्रैवलर और एज अ डिस्कवरर, तो उन्होंने एक चीज पाया कि इस पर्टिकुलर रीजन की जो जलवायु है या जो प्रॉस्पेरिटी है वो बहुत डिफरेंट लेवल की है। अब धीरे धीरे करके जब ये खबर वर्ल्ड में फैली तो लोगों को समझ में आ गया कि ये एक एपिसेंटर बन सकता है जहां पर हम बिजनेस करके अपने देश की इकोनॉमी को बूस्ट अप कर सकते हैं। यही सोचते हुए सबसे पहले हमारे पास देखने को मिला कि एक ब्रॉडर सेंस में आए तो हमारे पास बहुत सारे फॉरेनर्स हैं, जैसे कि हमने देखा डचेज आए, पोर्चुगीज आए, ब्रिटिशर्स इटसेल्फ, फ्रेंच, तो ये सब लोग आए। लेकिन इनका इतना इन्फ्लुएंस हमारी कंट्री के अंदर नहीं रहा जितना ब्रिटिशर्स का रहा। तो 1757 के बाद पूरा का पूरा जो
फ्रेम है वो पूरा का पूरा इंडियन इकोनॉमी का फ्रेम चेंज हो गया। अब हम फोकस्ड जो हमारे सिलेबस के अंदर चीजें दी गई हैं कि कैसे 3 सेक्टर्स का इन्होंने एक्सप्लॉइटेशन किया और इंडियन इकोनॉमी कैसे एक बैकवर्ड इकोनॉमी बन गई या स्टेबलाइज्ड इकोनॉमी बन गई जो कि 0 ग्रोथ रेट शो कर रही थी। तो इसके पीछे रीजन क्या क्या थे और क्या इन्होंने किया ऐसा कि जो इंडियन इकोनॉमी 0 ग्रोथ रेट के साथ 1947 में हमें देखने को मिली। तो सबसे पहले हमें स्टार्ट करते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर से। कैसे एग्रीकल्चर सेक्टर को इन्होंने खराब किया, एग्रीकल्चर सेक्टर को एक्सप्लॉइट किया। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्होंने लैंड रेवेन्यू सिस्टम चालू किया या लैंड सेटलमेंट सिस्टम चालू किया, या हम जिसको बोलते हैं जमींदारी व्यवस्था। इन्होंने डिफरेंट तरीके से महलवाड़ी सिस्टम, रैयतवाड़ी सिस्टम, तो ये जो सिस्टम्स हैं जो कि एक पर्टिकुलर किसान है उसी के लैंड पे खेती उसी से करवा के और उसी को एज अ क्या कह सकते हैं नौकर ट्रीट करना या उसको एज अ सर्वेंट ट्रीट करना उसी के लैंड पे, ये सब चीजें चालू कर दी। और दुगना तिगना जो लगान वर्ड हम जो बोलते हैं एज अ टैक्स, वो इन्होंने इन किसानों से लेना चालू कर दिया। अब वो किसान खुद ही नहीं समझ पा रहे थे कि हमारी जमीन पे हम ही नौकर के तौर पर काम कर रहे हैं। सबसे पहले इन्होंने किया लैंड रेवेन्यू सिस्टम चालू, जिसमें एक्सप्लॉइटेशन कैसे किया, दुगना तिगना टैक्स लेके। दूसरी बात आई लैंड रेवेन्यू सिस्टम के बाद कमर्शियलाइजेशन ऑफ क्रॉप्स। कमर्शियलाइजेशन ऑफ क्रॉप्स मतलब पहले जो हमारे यहाँ पर खेती होती थी वो गेहूं, बाजरा, चावल, इन सब चीजों की खेती होती थी। तो ये क्रॉप्स क्या है, ये रिच क्रॉप्स हैं जो कि फर्टिलिटी मिट्टी की खराब नहीं करते। मतलब आपकी जो मिट्टी की उपजाऊ क्षमता है उसको खराब बिल्कुल भी नहीं करते। बट जब ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने देखा कि कौन सी चीज जो है जो ज्यादा कीमत की फॉरेन कंट्रीज में बिक रही, वो यहां पर हम क्या करेंगे, उसकी हम फार्मिंग करेंगे। उन्होंने किसानों को जानबूझकर इस चीज के लिए प्रेशराइज किया कि आपको अब कमर्शियलाइज्ड पूरी की पूरी जो फार्मिंग है वो चालू करना है। अब उसमें कौन कौन सी क्रॉप्स आई, सबसे पहले इंडिगो आया जिसको हम नील की खेती कहते हैं, जो आप जानते होंगे। दूसरा उन्होंने अफीम की खेती चालू करवाई क्योंकि बड़े जो फॉरेन कंट्रीज हैं वहां पर इन सब चीजों की मांग बहुत ज्यादा बढ़ रही थी। बट वहीं पे हमने ये चीज देखी कि कैसे उस चीज को खराब किया इन्होंने एग्रीकल्चर सेक्टर को, कि जब इन चीजों का उत्पादन चालू करवाया, टोबैको हो गया, अफीम हो गया या मैरिजुआना हो गया या फिर इंडिगो हो गया, इन सब की खेती से क्या होता है कि एक मिट्टी की फर्टिलिटी बहुत लो रेट पे गिर जाती है। तो एक बार जब आप उसमें फसल उगाते हो तो दूसरी बार उस मिट्टी की फर्टिलिटी इतनी नहीं बचती कि वो आपको दोबारा उस फसल को लेकर मतलब उपजाऊ करके इतनी दे दे। तो मतलब फर्टिलिटी रेट जो है वो बिल्कुल ही लो लेवल पर आ जाता है। अब यहां से चालू हुआ कि कमर्शियलाइजेशन चालू हुआ, उसी के थ्रू क्या चला, लो प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर सेक्टर। तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे हमें देखने पड़ा कि जो हमारी जमीन है वो बंजर होती गई, और बंजर होने के साथ साथ हमारी जमीन जैसे ही बंजर हुई तो अपने आप प्रोडक्टिविटी जो है या उपजाऊ क्षमता है उस मिट्टी की वो अपने आप धीरे धीरे गिरने लगी, कम होने लगी। अब ये कम होगी तो जाहिर सी बात है क्या चीजें चालू होंगी, ड्रॉट, सूखा होना चालू हो गया। पानी भी अगर उस मिट्टी को मिल रहा है तो वो उपजाऊ क्षमता उसकी पूरी की पूरी घट रही है। अब इससे जिस चीज में हम प्रॉस्परस थे या जिस चीज में हम रिच इन रिसोर्स थे वही चीज हमसे इन्होंने छीन ली। अब ऐसे धीरे धीरे करके एग्रीकल्चर सेक्टर एक डेक्लाइन। तो पहला हमने देखा कि एग्रीकल्चर सेक्टर के साथ कैसे एक्सप्लॉइटेशन हुआ या कैसे वो बैकड्रॉप या डेक्लाइनिंग फेज में एग्रीकल्चर सेक्टर आया। वहीं दूसरा सेक्टर, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर हमारे इंडिया के अंदर हमने देखा, इंडस्ट्रियल सेक्टर। जब हम इंडिया की बात करते थे तो हमारे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री इतनी रिच थी या स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इतनी रिच थी कि उस समय पर हमने एक्सपोर्ट इंडिया से चालू कर दिया था। इतनी इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स की वर्ल्ड में डिमांड होना चालू हो गई थी। बट यहीं पर ब्रिटिशर्स ने फिर एक नया खेल खेला। कैसे इन्होंने चीजें बदली, पहले तो इंडिया की जो मार्केट है उसको एक्सप्लॉइट करना चालू किया। इंडिया का जो रॉ मटेरियल है कम प्राइसेस में इन्होंने एक्सपोर्ट करना चालू किया। ब्रिटिश से कहने का मतलब यह है इंग्लैंड उन्होंने भेजना चालू किया यहां से। अब यहां से जब वो रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट कर रहे थे बहुत कम प्राइस में एक्सपोर्ट कर रहे थे, और वहां से जब इंडस्ट्रीज से वो फिनिश गुड्स बन के आ रहे थे, फॉर एग्जांपल मान लीजिए यहां से उन्होंने कॉटन एक्सपोर्ट किया, और कॉटन से जब वहां से कोई कपड़े बन के आ रहे थे तो यहां पर उन्होंने अगर कोई कॉटन 10 रुपए की ली है तो उस 10 रुपए की कॉटन से अगर कोई कपड़ा बन रहा है तो वो 100 रुपए की कीमत में या 150 रुपए की कीमत में इंडिया में आ रहा है।
तो उन्होंने क्या किया, रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी जो इंडिया में होनी चाहिए फॉर हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज, अब वो रॉ मटेरियल जा रहा है फॉरेन या यूके या इंग्लैंड जा रहा है फॉर मेकिंग देम इनटू अ फिनिश गुड्स। अब ये फिनिश गुड्स जब इंडिया में आ रहा है तो लोग, जाहिर सी बात है, हम क्या है समय के साथ चेंज होते हैं। जब हमने देखा कि धोती कपड़ा जो लोग जाए उस टाइम पहनते थे या साड़ी महिलाएं पहनती थी, अब उनके भी पैटर्न में चेंज आने लगा। कैसे पैटर्न में चेंज आने लगा, जब आप देखते हो कि कोई व्यक्ति कोट पहना है, जीन्स पहना है या अलग टी शर्ट वगैरह पहना, तो आपको भी लगता है कि हम भी इन चीजों को लेना चालू करें। तो जब आप एक समय तक अपने अंदर जो है पैट्रियोटिज्म जो होता है उसको अपनी भावनाएं अंदर रख सकते हैं, बट आप समय के साथ खुद भी चेंज होते हैं। तो ऐसा करते करते एक इंडिया में भी अपर सोसाइटी एक बनने लगी, जिसको हम अलग से बोलें तो हाई क्लास सोसाइटी बनने लगी, जो कि वेस्टर्न कल्चर को अपनाने लगी। अब इस हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज का कैसे एक्सप्लॉयटेशन चालू एक प्रकार से हुआ कि सबसे पहले इन्होंने चालू किया टैरिफ फ्री पॉलिसी। अब टैरिफ फ्री पॉलिसी के अंदर क्या चीजें थी कि ये यहां से जब एक्सपोर्ट करते थे उसको भी इन्होंने फ्री कर दिया कि जब ये रॉ मटेरियल ले जाएं तो इनको बिल्कुल टैक्स ना देना पड़े, और वहां से जब फिनिश गुड्स बना के लाते थे तो वो इंपोर्ट भी फ्री कर दिया कि इंपोर्ट फ्री आपका जो फिनिश गुड्स है वो आएंगे। तो जो टैक्स दोनों तरफ से लगता और इंडिया को उससे मतलब होता है या फायदा होता, ये दोनों चीजें इन्होंने बंद कर दी। अब इन दोनों चीजों के बंद हो जाने से इंडस्ट्री सेक्टर क्या हुआ, सबसे पहले तो रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी जो इंडिया में होनी चाहिए वो खत्म हो गई सबसे पहले। सेकेंडली, हमें एक नया कंपटीशन मिल गया हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज को, क्योंकि अब फिनिश गुड्स बन के यहां पर इंडिया में आने लगे। अब जब फिनिश गुड्स आएंगे तो लोग, जाहिर सी बात है, उनको परचेज करना चालू करेंगे। क्यों? क्योंकि जब हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज के गुड्स जो होते थे वो उनमें टाइम बहुत लगता था बनाने में, क्योंकि एक व्यक्ति अपनी क्या कर रहा है, खुद हाथ से सिलाई बुनाई अगर कोई करता और मशीन सिलाई बुनाई करती तो टाइम का बहुत डिफरेंस होता है। तो जब हमने देखा कि यहां पर क्या हो गया, मैन को या एक व्यक्ति को मशीन से रिप्लेस कर दिया गया, तो इससे भी हमारी इंडस्ट्री में बहुत फर्क आया। थर्ड क्या चीज हुई, थर्ड ये चीज हुई कि लेबर अवेलेबिलिटी जो है वो भी कहीं ना कहीं कम होने लगी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज में। क्यों? क्योंकि अब जाहिर सी बात है, जब इंडस्ट्रीज नई नई लग जाएंगी वहां पर उनको पैसा मिलने लगेगा और समय जो है किसी चीज को बनाने में बहुत कम लगेगा, तो लोग भी उसी ओर आकर्षित होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। तो इन चीजों से ये हुआ कि जो हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज या हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री जो इतनी प्रॉस्परस थी वो ऐसे डिक्लाइनिंग फेज में आ गई कि अब वहां पर कोई बचा ही नहीं कि जो हैंडीक्राफ्ट की चीजों को बना रहा हो। इन चीजों से इन्होंने इंडस्ट्रीज को इतना डिक्लाइन कर दिया कि अब जब टैरिफ फ्री जो मैंने आपको बताया टैक्स पॉलिसी इन्होंने अपनाई, तो इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि हमारी जीडीपी में हमें लैग देखने को मिला। हमारी जीडीपी दर रोज की रोज जो हम देखते हैं हर क्वार्टरली या जो हम कैलकुलेट करते हैं ईयरली, वो रोज की रोज क्या हो रहा था, या ईयरली ये हो रहा था कि वो कम होते जा रही थी। जो हम प्रॉस्परस थे, अब प्रॉस्परस से हम स्टेगनेंट इकोनॉमी बनने लगे थे। स्टेगनेंट इकोनॉमी का मतलब होता है स्टेबलाइज्ड इकोनॉमी या जीरो इकोनॉमी, जिसमें ग्रोथ रेट बिल्कुल जीरो हो जाए। तो जो इंडस्ट्रियल सेक्टर हमें बहुत पैसे कमा के दे रहा था, अब कहीं ना कहीं इनके इन पॉलिसीज की वजह से ब्रिटिशर्स के हमें बहुत सारा बैकड्रॉप देखने को मिला या डेक्लाइन इस पर्टिकुलर सेक्टर में देखने को मिला इन सब चीजों की वजह से। तो ये इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर इन्होंने किया। तो इसी के साथ हमने जो आगे दो सेक्टर समझे, तीसरा सेक्टर आता है फॉरेन सेक्टर। फॉरेन सेक्टर के अंदर इन्होंने क्या चेंजेस किए या क्या बदलाव आए हमारे पास देखने को मिले, तो वो शुरू के दो सेक्टर्स से हमें यहां पर भी इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा कि सबसे पहले तो हम क्या हो गए थे, नेट एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स। ये जो चीज है ये एक इकोनॉमी के लिए बहुत उल्टा या अपोजिट साबित होती है जब ये चीज होती है। तो हमने क्या किया, हम क्या बन गए थे, रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट करने के लिए एक पर्टिकुलर सेक्टर कंट्री बन गए थे, जो यहां पर से रॉ मटेरियल जितने भी रिच इन रिसोर्स थे हम ये सब के सब हम कहां पर ट्रेड कर रहे थे, ब्रिटेन में कर रहे थे। सेकेंडली, वहां के फिनिश गुड्स हैं वो इंडिया में आके सेल आउट हो रहे थे। अब उनका इकोनॉमी तो बहुत सारा बूस्ट कर रही थी, बट हमारी इकोनॉमी स्टैग्नेंट, जो कि मैंने आपको पहले बताया था, जीरो ग्रोथ रेट वाली इकोनॉमी बन रही थी। पहला कारण तो ये था हमारी फॉरेन सेक्टर का डेक्लाइन होने का। दूसरा कारण हमने देखा मोनोपोली, कंट्रोल बिजनेस के ऊपर या इंडस्ट्रीज के ऊपर इन्होंने कर लिया। अप्रोक्स 50% ऑफ आवर ट्रेड, फॉरेन ट्रेड, हमारा सिर्फ और सिर्फ ब्रिटेन के साथ हो रहा था। और आपने ये देखा कि वो ट्रेड कैसे चल रहा था कि पूरा का पूरा सेक्टर इन्होंने है उसको मोनोपोलाइज कर लिया था।
अब यहां पर जब हमने देखा कि मोनोपोलाइज कैसे कर लिया था कि 1869 में इन्होंने एक डायरेक्ट रूट ट्रेड के लिए बिटवीन ब्रिटेन एंड इंडिया इन्होंने 1869 में सुएज कैनाल चालू की। 1869 में सुएज कैनाल की शुरुआत हुई, जहां पर इन्होंने डायरेक्ट एक सी रूट बनाया बिटवीन इंडिया एंड ब्रिटेन कि जहां से इनको ट्रेड हो पाए। अब जब हम देखते हैं कि किसी कंट्री, सिर्फ एक कंट्री के साथ हमारा 50% से अबाउट ट्रेड हो रहा है, तो जाहिर सी बात है उनकी मोनोपोली हमारे कंट्री या हमारे मार्केट के अंदर पूरी टोटली चल रही है। सेकेंड रीजन तो हमने ये देखा। थर्ड रीजन अब यहीं पर ये आ जाता है कि जब हम देखते हैं कि कोई कंट्री हमारी पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज को मोनोपोलाइज कर रही है, तो उन्हीं की रूल्स एंड रेगुलेशंस पूरे यहां पर चलते हैं। और जब हम ये देख रहे थे कि यहां पर इनने फ्री ट्रेड पॉलिसी अपनाई या फ्री टैरिफ पॉलिसी अपनाई, जहां पर टैक्स रेट सिस्टम 0 है, तो अल्टीमेटली पूरा का पूरा फायदा किनको हो रहा है? उन्हीं लोगों को हो रहा है, ब्रिटेन को हो रहा है, इंडिया को इससे कोई फायदा नहीं हो रहा है। इसी से जो थर्ड एक प्रॉब्लम चल के आई, जो हमारे सामने देखने को मिलती है, ड्रेन ऑफ वेल्थ। ड्रेन ऑफ वेल्थ मतलब यहां से पूरी की पूरी संपत्ति को लेकर अपने ब्रिटेन में ले जाना। अब ये कैसे हुआ? यहां पर कोई संपत्ति रखी नहीं थी कि यहां पर इन्होंने खुदाई की, वहां से सोना निकला और वो लेकर चले गए। इन्होंने कुछ पॉलिसीज अपनाई जिसके थ्रू ये चीजें हुई। अब ये क्या करते थे, जितना भी इनका एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चा है, एक्सपेंसेस है, ये पूरा का पूरा कहां से बोर्न होगा? ये इंडिया से होगा। जितने भी मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव सैलरीज हैं जो देनी है, वो कहां से एक्सपेंसेस बोर्न होंगे? इंडिया से होंगे। तो जितना पूरा का पूरा इनका एक्सपेंसेस है, चाहे उनका ट्रांसपोर्ट का हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हो, चाहे अदर और चीजें जो हो डेवलपमेंट की उनके फॉरेन कंट्रीज में, वो पूरा का पूरा खर्चा किस देश से निकालने की कोशिश करते थे? इंडिया से। तो जितनी भी इंडिया की वेल्थ है, वो पूरी की पूरी वेल्थ कहां पर जा रही थी? ब्रिटेन के पास। इसलिए हमने एक वर्ड यूज किया, ड्रेन ऑफ वेल्थ। ये ड्रेन ऑफ वेल्थ कॉन्सेप्ट ही हम जब बोलते हैं कि भारत एक सोने की चिड़िया थी और उस सोने की चिड़िया को पूरा का पूरा लूट लिया गया इन 250 साल में या 250 ईयर्स के अंदर ब्रिटिशर्स के द्वारा, और इन तीनों सेक्टर का इस तरीके से एक्सप्लॉइट किया गया कि हमारे पास 1947 के टाइम पे कुछ भी अल्टीमेटली नहीं बचा था कि हम बोल सके कि इस सेक्टर में हम अभी भी प्रॉस्परस हैं। चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर हो, चाहे वो इंडस्ट्रियल सेक्टर हो, चाहे वो फॉरेन सेक्टर हो। आई होप कि फर्स्ट चैप्टर के कुछ कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए होंगे। और अगर कोई जो 12th का स्टूडेंट ये वीडियो देख रहा है, अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में उस डाउट को लिख सकते हैं, मैं उसको क्लैरिफाई कर दूंगा। और कल एक वीडियो में मिस्टेक हो गई थी कि मैंने IMF को इंडियन मॉनेटरी फंड बोल दिया था। दैट इज नॉट इंडियन मॉनेटरी फंड, गलती से मेरे से निकल गया था, दैट इज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो आप उसको दिमाग में अपने चेंज कर लीजिएगा। इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब टू अवर चैनल, और कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ। जय हिंद।